नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी दौरा आज। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर शहर में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंगा आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नौका संचालन पर प्रतिबंध है। लगभग 3 घंटे काशी में रहेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी जानकारी, जहां वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नौका सेवा बंद रहेगी। करीब 3 घंटे का समय राष्ट्रपति बिताएंगी वाराणसी में और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। उनके पूरे काफिले का जो समय है वो निर्धारित कर लिया गया है और इसी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम मौके पर नजर आ रहे हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक दिवसीय काशी का ये दौरा बेहद ही खास है। 3 घंटे का वक्त द्रौपदी मुर्मू बिताने वाली हैं काशी में और ऐसे में वहां की जनता से लेकर साथ ही साथ जो प्रशासन है वो सक्रिय है। महामहिम के आने के स्वागत के लिए तैयारियां वहां पर की गई हैं। विशेष कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है। काशी का उनका ये दौरा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, महामहिम का खास दौरा है, क्या उनके बड़े कार्यक्रम है? 3 घंटे का समय वो बिताएंगी काशी में। देखिए, 3 बजे का समय होगा जब राष्ट्रपति बनारस में पहुंचेंगी, एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन इन दोनों द्वारा उनका अगवानी किया जाएगा। अगवानी के बाद ये सीधे काल भैरव दरबार में पहुंचेंगे और काल भैरव दरबार में दर्शन पूजन करेंगी। यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद लगभग 25 मिनट समय बिताएंगे और इस समय बिताने के बाद ये सीधे विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। वहां दर्शन पूजन करने के बाद ये गंगा आरती का रुख करेंगी और जाके माँ गंगा के लहरों से गंगा का दीदार करेंगी और साथ ही साथ आरती का लुत्फ उठाएंगी। सबसे जो खास बात है वो ये कि धर्म और आध्यात्म की नगरी है। स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति का ये पूरा कार्यक्रम धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया, पहले काल भैरव, फिर काशी विश्वनाथ और फिर गंगा आरती। यदि देखा जाए तो काशी की पहचान भी इन तीनों चीजों से होती है और इन्हीं तीनों चीजों से रूबरू आज राष्ट्रपति होंगी। सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि सुरक्षा के लिए न केवल नाव का संचालन बंद कर दिया गया, बल्कि जिन रूटों से, जिन मार्गों से राष्ट्रपति को इन कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए जाना है, उन मार्गों को पूरी तरीके से ब्रैकेटिंग करके बंद कर दी जाएगी। आम पब्लिक के लिए आवाजाही रोक दी जाएगी और सबसे जो खास बात होगी वो ये कि दशाश्वमेध घाट पे चारों ओर से आज लोगों के लिए, या ये कहा जाए कि जनसाधारण के लिए गंगा आरती देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा के कारण इन घाट को भी न केवल सील किया जाएगा, बल्कि सुरक्षा के जो कर्मी होंगे, सुरक्षा कर्मी और आला अफसर, उनके घेरे में ये घाट होगा। जी बिल्कुल। तो विशेष क्या कुछ इंतजाम है वहां पर संतोष? बताया जा रहा है नौका सेवा भी वहां पर बंद की गई है महामहिम के दौरे को ध्यान में रखते हुए। देखिए, साफ सी बातें हैं कि महामहिम देश के प्रथम नागरिक होते हैं और यही वजह है कि इनकी जो अगवानी है या फिर या जो इनके स्वागत की रूपरेखा है या फिर सुरक्षा के जो चक्र हैं, उनको पूरा तरीके से पालन किया जा रहा है। बाबतपुर से लेकर काल भैरव तक और काल भैरव से लेकर गंगा घाट तक न केवल जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। बिल्कुल। तो देखिए, विशेष इंतजाम हो चुके हैं और महामहिम का इंतजार किया जा रहा है। 3 घंटे तक वो मौजूद रहेंगी काशी में ही। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अब खबर। बोर्ड परीक्षा से जुड़े कंट्रोल रूम का शुभारंभ आज। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी करेंगी शुभारंभ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बनाया गया है कंट्रोल रूम। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। प्रदेश में कुल 8,753 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। हाई स्कूल में कुल 31,16,487 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटरमीडिएट में 27,69,258 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 8,753 केंद्र व्यवस्थापक होंगे। तो वहीं
इसी के साथ 8,753 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1,390 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए 455 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 521 सचल दलों का भी गठन किया गया है। तो परीक्षा की तैयारी के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। संख्या आपको बता रहे हैं, 8,753 केंद्र व्यवस्थापक 8,753 मौजूद रहेंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट 1,390 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। परीक्षा की निगरानी के लिए 455 जोनल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं लखनऊ दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान के समान हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के जीवन में जितनी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, उनकी कामयाबी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय SC/ST एडमिशन के लिए 50% की छूट देना सराहनीय है। मुझे बिरसा मुंडा स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव सेंटर का शुभारंभ करते समय बहुत खुशी हो रही है। बिरसा मुंडा के नाम पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देती हूं। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रपति ने 3,808 स्टूडेंट्स को डिग्री बांटी और 10 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। समारोह में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सकते हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी सभागार राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान राष्ट्रपति ने बुक्सा जनजाति के लोगों से संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि बुक्सा जनजाति के लोग खुद आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को शिक्षित करें। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज जरूर भेजें। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। एकलव्य जो विद्यालय चारों तरफ खोला गया है, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को भी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। बाकी बच्चे भी दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ कम्पीट कर पाए, वो भी आगे आ पाए, वो भी आगे जाने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और उसी रास्ता पे आप लोगों को भी चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए। हम जनजाति है, पीछे है, ऐसे सोचना बंद करना चाहिए। हम कर पाएंगे। ये शक्ति, ये सोच अपने से आना चाहिए। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कर पाएंगे, हम भी सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय 14वें एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इस शो में फाइटर विमानों और डिफेंस हेलीकॉप्टर्स का दमदार प्रदर्शन किया गया। दुनिया की जानी मानी 80 देशों के डिफेंस कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि यह शो बेंगलुरु के यलहंका में वायु सेना स्टेशन पर हो रहा है। एरो इंडिया 2023 की रनवे 2 बिलियन है, जहां प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों को दर्शाया जाएगा। साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री के जोर देने के क्रम में इन गतिविधियों को दर्शाया जाएगा, जिनमें डिजाइन तैयार करने में देश की अग्रणी भूमिका, UAV सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पेश करने वाले कार्यक्रम हो रहे हैं। तो
तो ये 3 तस्वीरों के जरिए इस कार्यक्रम की एक खूबसूरत झलक आपको दिखा रहे हैं, जिस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। मंच पर उनके साथ तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ये केवल महज एक शो नहीं है, ये भारत की ताकत है, भारत का पराक्रम है। और हवा में करतब दिखा रहे हैं किस तरीके से जो विमान है वो आप साफ देख सकते हैं। तो तेजस जैसे विमानों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर, इन सभी ने करतब दिखाए हैं आसमान में। स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा इसके माध्यम से मिलेगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, तो भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ हुआ है। 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है ये। रक्षा उपकरण कंपनियों के 73 सीईओ का गोलमेज मीटिंग होगी, जहां मंथन, स्टार्टअप शो और बंधन समारोह मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के लिए नई साझेदारियों के साथ किया जाएगा। एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। एरो इंडिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा। राजधानी लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने उद्घाटन किया। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर मंथन, साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं। तो G20 का आज से आगाज हो गया है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं और इन सभी के साथ चर्चा की गई है। साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति बनी है और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा का विषय रहे हैं। तो G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए हैं।
देश के लिए सौभाग्य का क्षण है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े शब्द रहे। अमृत महोत्सव वर्ष में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश अब आगे बढ़ रहा है। खाद्यान्न वितरण में तकनीकी का इस्तेमाल, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता एक वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर विवाद मचा हुआ है। मौलाना मदनी के बयान से नाराज होकर वहां मौजूद कई धर्मगुरुओं ने मंच पर बहस छेड़ दी, जहां रामलीला मैदान पर जमीयत उलमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना मदनी ने कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। इस बयान पर गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर और गुर्जर ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मौलाना मदनी को एक पत्र लिखकर मति भ्रम के कारण दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है। मदनी साहब के द्वारा जो कहा गया है उस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। कल भी मैंने समाचार चैनलों पर अपनी बात को कहा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मानते हुए किसी अच्छे वातावरण में वहाँ मीडिया के लोग भी रहें और ये सामने बैठ करके, क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रमाण के साथ मैं भी वो भी अपने तथ्य ले आए। दुनिया मानती है और ये बात प्रमाणिक है कि इस्लाम लगभग 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म हिंदू धर्म करोड़ों साल पुराना है। उसी के सब जो निकल करके पंथ और मजहब बने हैं, ये बात सब मानते। तो इस बात का बैठ करके कहीं भी जहां मदनी साहब कहें वहां बैठ करके बातचीत हो जाए और मुझे उम्मीद है कि अगर मदनी साहब जीतेंगे तो उनकी बात मैं मान लूंगा और अगर हम जीतते हैं तो हमारी बात को मान ले, सबके साथ हम लोग बैठ लेंगे। लखनऊ में G20 सम्मेलन की पहली बैठक शुरू हो गई है। वहीं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक के माध्यम से साइबर सुरक्षा पर चर्चा की गई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मंत्री ने उस पर तीनों बातें बताई ने। लीगल भी सारा कदम सरकार उठा रही है और उसके साथ साथ उस पर अन्य जो टेक्निकल भी स्टेप उठा रही है और अवेयरनेस की भी अपील कर रही है। तो इसमें सबको जुड़ करके देखना और भारत सरकार इस पर सजग है और हाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से और उस पर बेहतर कारगर कदम भारत सरकार उठा रही है। लखनऊ नगर निगम में 16 साल बाद प्रशासक बजट पेश होगा। इस बार के बजट में जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई दखल नहीं होगा। इसको लेकर हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों के कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी अब फिनलैंड की कंपनी क्लीन टेक संभालेगी। इसको लेकर के सरकार के और कंपनी के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। कंपनी उत्तर प्रदेश समेत देश में लमसम 20 लाख बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। साथ ही साथ लखनऊ में नया कूड़े स्टेशन भी बनाएगी जहां पर कूड़ा डंपिंग होगा। साथ ही साथ उसके निस्तारण को लेकर के नई तकनीक अपनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या प्रदेश का कोई भी जिला
दूसरा, कूड़ा प्रबंधन सही होने की ना वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ जो स्वच्छता रैंकिंग होती है देश की जब जारी होती है, उसमें उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वो काफ़ी पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नई कंपनी को जिम्मेदारी दी जा रही है और बताया जा रहा है ये कंपनी नए तरीके से कूड़ा प्रबंधन को अंजाम देगी, जिससे लोगों को समस्याएं जो हो रही थी उनसे निजात मिलेगा। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी, निखिल गौड़ के साथ। मोदी सरकार के 2023-24 के बजट को जन जन तक पहुंचाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सबको रूबरू कराने के उद्देश्य से सिद्धार्थनगर में एक बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश द्विवेदी ने शिरकत की। गोष्ठी में सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जनों के साथ आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस गोष्ठी के बारे में सतीश द्विवेदी ने बताया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश और देश का विकास कर रही है। साथ ही 2023-24 का जो बजट अभी सरकार ने पेश किया है, मोदी सरकार का 2023-24 का जो बजट आया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल का बजट नाम दिया है, इस बजट के बारे में देश के हर सम्मानित नागरिक को जानकारी मिल सके। किसान, नौजवान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सब लोग जिनके लिए इस बजट में सबके लिए योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का लाभ उठा सकें, देश आगे बढ़ सके, सबका साथ और सबका विकास का मोदी जी का सपना पूरा हो सके और 2022 से 2047 का जो अमृत काल है, इस अमृत काल में भारत एक सशक्त, समर्थ और विकसित देश बन सके, इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर जिले में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा गोष्ठी की गई है, लोगों को जानकारी दी गई है। इसी क्रम में विधानसभा स्तर की गोष्ठियाँ हो रही हैं। आज यहाँ विधानसभा क्षेत्र इटवा की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में अमृतकाल बजट गोष्ठी। गोरखपुर से अब खबर, जहां हिमाचल के राज्यपाल गोरखनाथ मंदिर पहुंचे नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आशीर्वाद लिया। गोरक्षपीठ सभी के लिए आराध्य है। शिव प्रताप शुक्ला पार्टी के सभी दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। होता श्रद्धा बाबा का दर्शन तो हम लोग हमेशा करते रहे हैं और यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। दर्शन तो मैं मान करके चलता हूं कि हम लोगों के श्रद्धा के वशीभूत होकर के होता है। श्रद्धा से आकर के यहाँ दर्शन करते हैं और उसी क्रम में मैं आज आया हूं। तो मैं भगवान गोरक्षनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो भी मेरी राजनीतिक यात्रा है, उस राजनीतिक यात्रा को बड़े उज्जवल तरीके से मुझे चलाने में हमको अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा करें। इस नाते में दर्शन करने आया हूं। शिवपाल यादव ने नितिन गडकरी का आभार जताया है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर गडकरी का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि लोहिया जी और नेताजी के विचार संपादित करते रहेंगे, उनके विचार सदियों तक दुनिया को संपादित करते रहेंगे। नितिन गडकरी ने जीआईएस में मुलायम सिंह को याद किया था। गडकरी ने मुलायम सिंह से जुड़ा किस्सा भी सुनाया था। तो शिवपाल यादव ने सराहना की है नितिन गडकरी की, जिन्होंने जीआईएस के दौरान मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया था और उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी सुनाया था। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने उनकी सराहना की है और ये ट्वीट उन्होंने किया है उनकी सराहना के लिए। तो आभार व्यक्त किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर गडकरी जी को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके विचार सदियों तक दुनिया को संपादित करते रहेंगे। नितिन गडकरी ने जीआईएस में हाल ही में जो जीआईएस समिट हुई उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया था, उनको याद किया था और उनसे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।